स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरे भाई, आज हम आ गए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के सेट नंबर 2 पर, जिसका पहला प्रश्न है। एक अलमारी का अंकित मूल्य ₹8,640 है, जो क्रय मूल्य से 35% अधिक है। इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो मानकर चलिए कि सीपी, एमपी और एसपी। अगर सीपी 100 रुपये है तो एमपी 35% अधिक है, यानी एमपी कितना हो जाएगा? 135, और इस पर 20% की छूट के साथ बेचा जाता है, यानी 135 का 20% की छूट दी गई, यानी कितने में बेचा गया? 80%। ये होता है 80%, 4/5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 पे। 27 चौके होता है आपका 108, यानी 100 वाली चीज़ कितने में बेची गई? 108 में। तो आप जानते हैं कि 100 पर कोई भी चेंज क्या होता है? अगर 100 से ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वो प्रॉफिट होगा, जितना कम है वो लॉस होगा। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 8% का प्रॉफिट हो गया, 8% का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 8%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कहता है कि चेतन शहर ए से बी की यात्रा करता है। चेतन अपनी सामान्य गति से 3/5 की गति से कार चलाता है, तब वह शहर बी 52 मिनट देर से पहुंचता है। चेतन को कितना समय लगेगा मिनट में बताना है, यदि वह शहर ए से बी की यात्रा अपनी सामान्य गति से करता। मतलब उसने पूछा हमें ये है कि अगर चेतन सामान्य गति से यात्रा करता तो उसे कितना समय लगता, मिनट में आंसर देना। तो मेरे भाई, उसकी नॉर्मल स्पीड, मतलब चेतन शहर ए से बी के लिए जाता है, ये शहर ए है तो बी, ए से बी की तरफ जाता है, तो नॉर्मल स्पीड से जाता है। अगर नॉर्मल स्पीड से जाता है, उसकी नॉर्मल स्पीड होती तो 5, लेकिन ड्राइव करता है वो, कार जब ड्राइव करता है तो 3 की स्पीड से। तो ये होगा उसका क्या? स्पीड का रेशियो। तो आप जानते हैं कि स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा होगा, यानी 3:5 होगा। तो कहता है कि जब वो नॉर्मल स्पीड की बजाय 3 की स्पीड से जाता है तो 52 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी यहाँ पे उसका टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू 26 मिनट है ना। तो उसने पूछा कि सामान्य गति से करता तो कितना समय लगता। तो अब 26 मिनट यहाँ लग रहे हैं, तो सामान्य गति क्या थी उसकी? 5 की स्पीड से, तो समय कितना लग रहा था? 3 मिनट, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 26 का, तो हो जाएगा 26 या 78, यानी उसको लगते कितने? 78 मिनट। तो ऑप्शन बी हो जाता हमारा राइट आंसर, 78 मिनट। सॉरी, थोड़ा मैं दिखाई नहीं दिया, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि स्पीड का रेशियो था 5:3, तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है 3:5। अब उसने सवाल में बोला कि 52 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी इस हिसाब से उसे 2 यूनिट ज़्यादा लगता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 52 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 26 मिनट, यानी वो नॉर्मल स्पीड उसने पूछी है। क्या अगर नॉर्मल स्पीड से जाता तो कितना समय लगता? तो नॉर्मल स्पीड कितनी थी? 5 यूनिट, तो समय कितना लग रहा था? 3 यूनिट, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 26 है, तो 3 यूनिट की बतानी है, 26 या 78, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता है 78 मिनट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि 1312 मीटर लंबी ट्रेन 54 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि यह टनल को पार करने में 106 सेकंड लेती है तो टनल की लंबाई बताइए। तो टनल की लंबाई पूछी है। तो मेरे भाई, आप जानते हो कि जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, पुल को, या किसी टनल को, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है उस ट्रेन की लंबाई प्लस जिस भी चीज़ को वो पार कर रही है, यानी प्लेटफॉर्म या टनल, तो उसकी कुल दूरी। तो उसने पूछा है कि लंबाई टनल की बता दो। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो अगर मैं कह दूं कि टनल की लंबाई x मीटर है और ट्रेन की लंबाई है 1312 मीटर,
तो दूरी हो गई, दूरी बराबर 4 गुणा समय। 4 कितना है, 54 मीटर पर सेकंड, और कितना समय लेती है, 106। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, करो। अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो यूनिट डिजिट से आप 4 आएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ 2। तो आपको चाहिए ये, तो आप इसमें से इसको ले जाकर माइनस करोगे, तो 4 में से जब 2 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 2, 4 में से जब 2 माइनस करोगे तो ऑप्शन, आपके ऑप्शन में 2 वाला आंसर होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन सी हो सकता है। तो अब क्या करें, डिजिटल सम लगा लें। अब डिजिटल सम लगाओगे तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 5 और 4 9 होता है, या 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो हमें इसे करेंगे तो इधर कितना बनेगा, 3 और 2 5 और 2 7। अब मैं 7 में ऐसा क्या जोड़ दूँ एक्स की वैल्यू कि वो डिजिटल सम क्या दे दे, मुझे 0 दे दे, क्योंकि इधर 0 आएगा, है ना, और इधर ये एक्स प्लस 7 आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या जोड़ूँ, एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ कि डिजिटल सम मेरा क्या बन जाए, 0। तो देखो ये तो 2 ऑप्शन कट गए आपके यूनिट डिजिट से। अब आप इनको चेक करते हैं, 4 और 4 8 और 1 9 गया 2। अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो 9 बन जाएगा, तो 0 आ जाएगा। और अगर ये देखूँ तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 4 और 4 8 और 2 10, 1 आएगा। 1 इसमें जोड़ूंगा तो 8, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 4412 मीटर। यानी टनल की लंबाई है 4412 मीटर। मेरे भाई ऐसे अप्रोच लगानी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जाना। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो डिटेल बनेगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी, फिर आप माइनस करोगे, आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट से आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपने देखा कि 2 चले गए, तो डिजिटल सम, अब डिजिटल सम लगाया तो वो पहला भी चला गया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये 5.4 ब्रैकेट 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0, मतलब ये सवाल है। तो आपको ये करना है मेरे भाई। तो क्या करें अब, कैसे बनाएं इस सवाल को, तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। देखो नीचे देखो आप, नीचे है 0.3 0.3 0.3, और इधर है 0.09 0.09, यानी, और ऊपर आप देखोगे तो 0.03। अब आप ऐसा कुछ बनाओ कि ये सेम बन जाए, है ना। तो मैं क्या करूं कि ऐसा ये सेम बन जाए, तो मैं कर सकता हूं कि 5.4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.2 मल्टीप्लाई 27 लिख सकता हूं, है ना। इतना ही हो जाएगा कि नहीं, 27 दूनी 54 होते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये बन जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मैं अंदर पहुँचा दूंगा मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 का इसके साथ, 3 के साथ। तो ये जब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा 0.1 के साथ क्या बन जाएगा, 0.3, ये भी 0.3, ये भी 0.3, और इसका इसके साथ भी होगा अदर, तो ये बन जाएगा 0.09 0.09 0.09। तो जब आप ये बन जाएगा, ऊपर ये बन जाएगा कि 0.2, हाँ। अब ये 27 को मैंने लिखा 3 गुणा 3 गुणा 3, अब ये 3 मैं इसके साथ पहुंचा दूंगा, तो ये क्या, ये नहीं बन जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.09 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.09, और नीचे देखना क्या यही सेम नहीं है, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.09 मल्टीप्लाई, वो सॉरी, हाँ, मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.09। अब ऊपर और नीचे सेम है कि नहीं, तो ये हमारा कट जाएगा, ये कट गया, तो क्या क्या बचा, 0.1। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.2, ऑप्शन बी। तो ऐसे ऐसे सोचते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि ऐसे कुछ बन नहीं रहा था ना, जहाँ ये मतलब ए क्यू बी की कुछ बन रहा था ना कुछ ऐसा। तो हमने क्या करा कि उसको हमने 5.4 को 0.2 मल्टीप्लाई 27 में तोड़ दिया, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, है ना। तो 3 3 सबके साथ जाएगा तो बाहर रह जाएगा 0.2, और वो कुछ तक मतलब ऊपर और नीचे सेम होने के बाद कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। नेक्स्ट है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 7, मतलब कि 7 से डिविजिबल है कौन सा नंबर है। तो आप मेरे भाई आप ये तो जानते हो कि 7 से डिविजिबल का एक रूल होता है कि हम क्या करते हैं कि नंबर, जो भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद
उससे छोड़ के बाकी उसमें से घटाते हैं जो मल्टीप्लाई आएगा, फिर हम उसमें लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एक चेन बनती है। अब चेन हम बनाते चले जाएंगे, नंबर छोटा कर टाइम लगेगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्यों ना 7 से डिवाइड करके देख लें तो कौन सा नंबर इसमें से डिविजिबल हो रहा है 7 से, कौन सा। तो जल्दी इतना हम चेन बनाएंगे, इससे ज़्यादा तो हम डिवाइड करके देख लेंगे। जब इसको करेंगे तो देखो 7 पे बन चला जाएगा, उतारेंगे 35 हो जाएगा, 7 दूना 35, फिर उतारेंगे 7 चला जाएगा, फिर 7 चौका 28 2, और ये जो नहीं जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें चाहिए डिविजुअल वाला, तो ये नहीं होगा, ये डिविजुअल नहीं हो रहा। 7 से करेंगे 1 पे चला जाएगा, 7 एक 6 बचेंगे, 7 7 8 56 6 बचेंगे, 7 9 63 3 बचेंगे, तो सॉरी 7 9 63 6 बचेंगे, 7 8 56 7 9 63 2 बचेंगे, 7 क्या 21। यानी ये ऑप्शन हमारा डिविजुअल हो रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो रहा है, डिविजुअल हो रहा है इससे। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो सकता है ना, ऑप्शन बी। 7 से करेंगे, 1 पे गया, हमने 1 उतारा तो नहीं गया, 0 हो जाएगा। 7 के साथ 6 बचेंगे, 7 8 56, है ना, 62 हो गया ना 56, तो 6 बचेंगे, फिर 7 9 63, और 69 में से 63 माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे, फिर 7 9 63, अब 65 थे तो 65 में से 63 माइनस करेंगे 2 7 क्या 21। यानी ये ऑप्शन हमारा डिविजुअल हो रहा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो 7 की डिविजिबिलिटी में कभी भी आप चेन बनाने का मत सोचो, चेन बनती है लेकिन नंबर बढ़ाओ तो जितना चेन आप बनाते चले जाओगे मतलब टाइम लगेगा उसमें। तो ऑप्शन 4 है, तो आप जल्दी से आपकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इससे चेन बनाने से अच्छा है कि आप डिविजुअल डिवाइड करके देख लोगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। कहता है कि ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा गया। मेरे भाई मैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ सॉल्यूशंस करा रहा हूँ अपने इस सेट में। आज का हमारा ये दूसरा सेट है, पहले सेट मैंने करा दिया। आज जिस भाई ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जाके उस वीडियो को देख लें, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखें। ये 28 डेज़ की सीरीज़ में इसी तरह डेली 28 मतलब डेली एक सेट होगा तो हमारे 28 सेट हो जाएंगे। वो 25 क्वेश्चन के हिसाब से हमारे 700 क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी हम 700 क्वेश्चन इस 28 दिनों में करेंगे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आने की संभावना। और ये PYQ आए हुए हैं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ये सारे PYQ हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सारे PYQ हैं। तो मेरे भाई जिन्होंने भी वो सेट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेना, उसका लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और कंटेंट कैसा लग रहा है मेरे भाई इसका फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में अपना आंसर मतलब फीडबैक दें कि ये आपको कैसा लग रहा है। कंटेंट एकदम लाजवाब है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस 25 क्वेश्चन को बना के लिख के लाने में। यहाँ वीडियो बनते हुए मतलब 1 आध घंटे की वीडियो होती है जो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इसके कैमरे के पीछे जितनी मेहनत लगती है मेरे भाई, लिखो, कंटेंट को बनाओ, ढूंढो, फिर उसको लिखना, है ना, बहुत मेहनत लगती है। तो मेरे भाई इस आपका बस आपसे यही है कि अपनी अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों में ग्रुप में शेयर करें, जिससे हमें कुछ मतलब हमें भी लगे कि हाँ हमारी वीडियो, हम जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो कंटेंट आप लोगों को पसंद भी आ रहा है कि नहीं, है ना। तो बस इतना ही है, बस आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करें मेरे भाई। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। कहता है कि ऊपर आप देख रहे होंगे कि 1.25 का स्क्वायर माइनस 0.75 का स्क्वायर है, और नीचे 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर है। यानी आप जानते हैं कि अगर मैं इसको A कह दूँ तो इसको B कह दूँ तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा। और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B कोष्टक में, और एक कोष्टक में A माइनस B। तो A प्लस B आप जब करोगे तो इसको जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1.25 और 0.75 को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। और जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.5 घटाने पर। और जब नीचे देखोगे तो ये यहाँ भी वही बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये भी वही A प्लस B और A माइनस B हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करोगे तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3.5, है ना, मल्टीप्लाई। जब इसको घटाओगे
तो इसमें से ये क्या बन जाएगा 25, ये तो चला, ये तो मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई में 7/2। अब 2 से तो ये 2 चला गया, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म है ना, 5 से 7 पे ये ख़त्म, 7 से 7 ये ख़त्म, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ऑप्शन सी। अगला है कि कहता है 6.5, 10.6, 19.7 और ए का औसत 12 है, का ए का मान ज्ञात कीजिए। 4 डाटा हैं जिसमें हमें औसत दिया है, 4 डाटा का 12 है और मान ए का ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आप जब 4 डाटा हैं औसत निकालोगे, यानी टोटल कर लो उसका, तो 4 डाटा हैं तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 48 टोटल हो गया उसका। तो इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6.5 और यूनिट डिजिट से देखो 7 में 6 जोड़ोगे तो 13, 13 5 18 है ना, पॉइंट आ जाएगा 1 हासिल का। और 9 में 1 जोड़ दोगे 10, यहाँ जोड़ दोगे ना, 9 में 1 जो हासिल वाला 10, और 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी ये होगा 36.8 और प्लस ए बराबर में आएगा किसके 48 के। आपको निकालना ए का मान, तो आप इधर ले जाओगे तो 48 माइनस 36.8। अब आप कुछ भी कर लो, डिजिटल सम लगा लो या यूनिट डिजिट लगा लो, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे तो 10 में 60 जाएगा, 2 आएगा, तो 2 यूनिट डिजिट सब पे है। अब डिजिटल सम लगा के देख लो, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 3 में से है ना, तो आप घटा ही लो, सबसे बढ़िया, मतलब आप कितना घटा दो, यहाँ तो 0.2 आएगा ही आएगा, ये कितना रह गया 7, 7 में 6 गए 1 और 4 में 3 गया 1, यानी 11.2 आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि इफ़ ए अनुपात बी 1:3 है, बी अनुपात सी 4:3 है और सी अनुपात डी 6:7 है, तो ए बी सी डी का अनुपात पूछा है। तो मेरे भाई जब भी हम इस तरीके से दिया होता है तो ए बी सी डी इन तरीके से लिख लेते हैं। ए बी का अनुपात है 1:3, बी सी का अनुपात है 4:3, तो बी सी यहाँ लिखेंगे 4:3, सी डी का अनुपात है 6:7, तो सी डी यानी 6:7। तो आपको पता है कि इनके आगे कुछ नहीं है, तो जो लास्ट में लिखा है वही लिख देते, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इधर, तो यहाँ 4 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर इसके आगे 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, और इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24, इसे करेंगे तो 3 चौके 12, 12 छक्के 72, 3 त्रिका 9, 9 छक्के 54 और 3 त्रिका 9 7 63। अब ये किससे कट रहा है तो काट देंगे, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 3 8 24, हाँ ये 18 पे कटेगा, 18 3 54 होता है, और ये 21 पे कटेगा, यानी 8:24:18:21 आपका आंसर आएगा। 8 24 18 21, 8 24 18 21, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आंकड़े दिए हैं 1 11 11 8 18 8 7 7 7, मतलब ये आंकड़े हैं और हमें बहुलक ज्ञात करना है, और 2 समीकरण दिए हैं कि 3x + 7y = 42 और 7x + 3y = 58। तो हम क्या करें, तो देखो हमें बहुलक मतलब x और y की वैल्यू निकालें, बहुलक ज्ञात करना, तो हमें पहले उसके पहले x और y की वैल्यू चाहिए, तभी तो हमें बहुलक पता लगेगा क्या आएगा। तो हमें x और y की वैल्यू निकालेंगे समीकरण से, तो ये दिया है 3x + 7y = 42 है ना, 42, और दूसरा दिया है 7x + 3y = 58। तो हम क्या करें, मैं इसको एक टर्म को सेम बना लूँ, अगर 3x को मैं क्या बना सकता हूँ 21, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा 7 या 21x, इधर 7 7 49y बराबर, इससे करूँगा तो 7 दूनी 14, 1 7 28 और 1 29, 294, और इसे कैसे कर लूँ 3 से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ 3 7 21x + 9y बराबर 3 8 24 हासिल 2 3 5 15 2 17। अब मैं इसको घटा दूंगा इस समीकरण में से इसको, तो घटाऊंगा तो ये ख़त्म, इसको घटाऊंगा तो 40y है ना,
उसको घटाऊंगा तो 0 2 1, तो यानी बाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 3, है ना। जब बाई की वैल्यू 3 आ गई तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 3, यहाँ हम 3 लिख दूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहीं से निकाल लो। एक्स की बाई की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखोगे 7 या 21, 21 तो चला जाएगा, तो कितना बचेगा 42 में से 21 माइनस कर देंगे 21 रह जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 7, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो बहुलक कितना हो जाएगा, देखो 7 ही आपको बहुलक वो होता है जो डेटा में अधिक बार आता है। तो 7 ही आपको ऐसा एक नंबर है जो अधिक बार दिख रहा है। 4 बार तो ये है और एक बार और आ गया, तो 5 बार हो गया, यानी सबसे ज़्यादा बार 7 आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को इस तरह करते हैं, मतलब समीकरण से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की। अगला क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान उम्र उसके 2 बेटों की वर्तमान उम्र के योग की 2 गुना है। यानी अगर मैं कह दूं कि 2 बेटे हैं S1 + S2 सन, ठीक है, और ये फादर हैं उसके, तो उनके प्रेजेंट एज जो है, वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज जो है, अगर दोनों बेटों की उम्र का योग x है, x कह दूं तो ये कितनी हो जाएगी, कितना बोला है 2 गुना, तो ये 2x हो जाएगी, है ना। फिर कहता है कि पिता की उम्र बेटों की उम्र 20 साल बाद, 20 साल बाद पिता की उम्र बेटों की उम्र के योग के बराबर होगी। 20 साल बाद ऐसा होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद कि दोनों की बराबर उम्र हो जाएगी। कब 20 साल बाद, कब कैसे, कि अगर एक्स में एक 2 लड़के हैं ना, तो दोनों का योग एक्स 20 साल बाद कितना हो जाएगा 20, इसकी साल उम्र बढ़ जाएगी 20 इसकी, यानी इधर हो जाएगा x + 40, कि दोनों लड़कों की उम्र बढ़ेगी ना 20 20, तो 40, और इधर पिता की बढ़ेगी तो आएगा 2x + 20, यानी इस पिता तो अकेला है तो उसकी तो 20 ही बढ़ेगी। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x, और इधर चला जाएगा 20 उधर, तो ये हो जाएगा 20, यानी x की वैल्यू आ गई 20। यानी कि प्रेजेंट में दोनों बेटों की उम्र का योग कितना है 20 है। तो उसने पिता की वर्तमान उम्र पूछी है, तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो पिता की कितनी हो जाएगी 20 दूनी 40, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि ए बी सी और डी में 10 7 9 5 के अनुपात में बांटी गई। यदि सी को बी से 334 रुपये अधिक मिले तो बी का हिस्सा बताइए। तो इनका एक राशि को बांटा गया 10 7 9 के अनुपात में, यानी ए बी सी और डी। ए को मिला 10 7 9 अनुपात 5, ये उनके हिस्से थे, ठीक है। और सी को बी से 334 मिले, यानी सी को मिले बी से, सी को बी से, तो सी को बी से कितना यूनिट में कितना मिला है 2 ज़्यादा, 2 यूनिट की वैल्यू 334, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से करेंगे तो 117, नहीं 167, 167, 2 2 एकम 2, 2 छक्के 12, हाँ 2 2 7 14, 167 आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 167, उसने पूछा है एक हिस्सा, तो एक हिस्सा कितना है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1670, यानी एक हिस्सा 1670, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है। यदि एक भुजा 12.3 मीटर है, उसके विपरीत किनारों से उस भुजा पर पड़ने वाले लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है, मान लो एक त्रिभुज है, लंब की लंबाई की बात करिए तो लंब ये हो गया, है ना। तो एक भुजा उसकी है 12.3, उसके विपरीत किनारे से, उन्होंने इस किनारे से इस पर एक लंब पड़ने वाले लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, इस लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 61.5 मीटर स्क्वायर। ये हमें लंब की लंबाई पी याद करनी है। तो आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल में 1/2 एरिया होता है, बेस इंटू हाइट, है ना। तो इसके बराबर कितना दे दिया 61.5, और भुजा दे दी 12.3। तो जब आप इसको करोगे तो 1/2 12.3, एच आपको निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर, तो 61.5। आप इसे डिवाइड करने जाओगे तो 6 पे चले जाएगा, 2 छक्के 12, और 3 करोगे तो 2 एकम 2, है ना,
1 बच जाएगा और 2 से करोगे तो इतने पे चला जाएगा। अब इसका क्या करना है आपको, इससे एच निकालना है तो इसको डिवाइड करना है। 61.5 है, ये है 6.15, तो आप इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या नहीं, या फिर डिजिटल सम लगाओगे तो फिर कितना आएगा, डिजिट तो सब सेम ही है, कट जाएगा तो डिजिटल सम तो बन ही आना चाहिए। बनाएगा तो किसका बन है, ऑप्शन सी का बन है, 1 और 0 1 ही आएगा, ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। आप ऐसे ना करो तो डिजिटल सम लगा सकते हो, डिजिटल सम क्योंकि डिजिटल्स दोनों के सेम है ना, तो कटने के बाद 1 आएगा, डिजिटल सम 1 आएगा तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 10 मीटर। कहता है ये है एक आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यदि PA बराबर 85, PB बराबर 65 और PC बराबर 5 और PD की लंबाई उसने पूछी है। मेरे भाई ये क्वेश्चन में सेट नंबर 1 में भी करा चुका हूँ इस तरीके का, और बार बार ये पूछता है, रिपीटेड करता है इस क्वेश्चन को, तो आप सीधा याद कर लो कि ये होता है, मान लो एक रेक्टेंगल है, इसने बोला कि एक रेक्टेंगल है ABCD, ये रेक्टेंगल है ABCD, इसके अंदर कोई बिंदु P है, तो यहाँ से ये इसकी लंबाई और PB की लंबाई और PC की लंबाई इसने दी है, तो PD इससे पूछता है हमें। ये मैं सेट नंबर 1 में भी करा चुका हूँ। PA है कितना, PA की लंबाई है 85, PB की लंबाई है 65 और PC की लंबाई है 5, और आपको ये निकालना है। तो ये रिजल्ट होता है, याद कर लो क्या होता है, इसे हम कहते हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ये होता है PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, ये होता है, ये रिजल्ट होता है। तो आप PA बराबर कितना 85, आप करोगे 85 का स्क्वायर प्लस PC कितना है 5 का स्क्वायर है ना, और PB कितना है 65, तो 65 का स्क्वायर प्लस PD आपको निकालना है। तो मेरे भाई आप देखो, आप जब स्क्वायर करने जाओगे ना, जब आप स्क्वायर करने जाओगे इसका, तो देखो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर ऑलवेज 5 ही आता है, तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, और आपको PD निकालना है, तो ये तो जुड़ के 0 बना देगा, और इधर ये 5 इधर आएगा तो माइनस में 5 आएगा, और इधर से आगे कोई डिजिट होगा यानी इसमें से हमको घटाना है, तो हमारा क्या आएगा आंसर में, यहाँ पे 5 आएगा, और यानी PD स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ये मैं यूनिट डिजिट से कर रहा हूँ इसको, यूनिट डिजिट से पूरा नहीं कर रहा, तो यूनिट डिजिट में मैंने पकड़ के देखा तो लास्ट में मेरा 5 आएगा, और आपको पता है कि 5 का यूनिट डिजिट पे 5 हो और उसका स्क्वायर करो तो हमेशा 5 आता है, और हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आंसर में क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा, है ना, 5 आएगा, तो 5 वाला यूनिट डिजिट पे जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ 5 है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही है, 55 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। आपने यूनिट डिजिट से इसको तोड़ा, डिजिट करोगे तो स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर निकालने के बाद देखोगे घटाओगे, और यहाँ से सीधा निकल गया यूनिट डिजिट से। ये है, कहता है कि 2800 की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होती है, मतलब 10% की दर है, तो 28 रुपये की राशि है, 2800 की 2 वर्ष बाद राशि क्या होगी, 2 वर्ष बाद पूछिए, तो आपको पता है पास्कल रूल होता है 2 साल के लिए, 2 ईयर्स, 2 साल के लिए पास्कल रूल लगता है, तो जो होता है 2:1, यानी आप जो मूलधन है उस पर 10% का ब्याज निकालोगे, 10% 28, मूलधन कितना है 2800, इस पर 10% कैलकुलेशन करोगे आप तो कितना आएगा, 2 जीरो खत्म, यानी 280। अब 280 आ गया तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 280 को, कि ब्याज का अनुपात होता है 2:1, ठीक है 280। अब आप 280 आया, अब 280 का क्या करोगे 10% फिर निकालोगे, 280 का 10%, जब 280 का 10% आप निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 280 का जब आप 10% फिर से निकालोगे तो क्या आएगा 28, है ना, 28 आ जाएगा कि नहीं, 28 के 1 से साथ मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 560, ठीक है। तो ये टोटल ब्याज हो गई आपकी, कितनी हो गई
8 और 6 2 8, 588। और मूलधन कितना था 2800। तो 2800 में 588 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3388। 3388 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 3388। अगली बात समझ में, तो हमने यहाँ से पास्कल रूल से 2 साल के लिए पास्कल रूल होता है 2:3, ये ब्याज, सॉरी 2:1, ये ब्याज का अनुपात होता है। तो हमने यहाँ से निकाल दिया 2800 का 10% कैलकुलेशन करा, 228 होता है, सॉरी 280 होता है, 280 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 560, और 280 का 10% आप निकालोगे तो 28 होता है, तो 1 के साथ 28 हो जाएगा। हमने ये ब्याज मतलब इतना ब्याज बन गया 588 ब्याज बन गया, और उसने कुल राशि पूछी है 2 साल के बाद कितनी होगी, तो 2800 आपका प्रिंसिपल था, उसमें आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3388। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा एक पुरानी कार 1,20,000 में खरीदती है और उसकी मरम्मत में 28,500 खर्च करती है। वह उसे अपने दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच देती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अपना उत्तर 2 दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करना है। तो देखो 1,20,000 की तो उसने खुद खरीदी, कितने सुषमा ने, और इतने खर्च उसकी मरम्मत में खर्च कर दिया 28,500। तो उसको ये अब आप ऐड करोगे तो कितने की पड़ गई, उसको ये कार पड़ जाएगी कितने की 1,48,500 की, इतने की पड़ गई। और उसने अपने दोस्त को सेम को कितने में बेच दी 1,38,600 की। यानी आपको साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक इतने की उसको पड़ी और बेच दी उसने 1,38,000 में, यानी लॉस तो होगा, लॉस होगा, कम में बेच दी, लॉस होगा तो लाभ वाले ऑप्शन तो आपके चले ही गए, ये तो होगा ही नहीं। अब लॉस कितने का हुआ, अगर मान लो ये 1,38,500 में बेची होती, 1,48,500 से 1,38,500 में बेची होती तो कितने का मतलब लॉस होता उसको 10,000 का, लेकिन उसने 600 में बेची है ना, तो कितने का लॉस हुआ 9900 का, मतलब 100 रुपये, और 100 रुपये तो उसने और ले लिए ना, तो 9900 का उसका लॉस हुआ कितने पे, इतने पे 1,48,500 पे। तो परसेंट निकालना है, डिटेल सम लगा के देख लो। तो डिटेल सम लगाने जाओगे तो ये 0 बन जाएगा, तो आप डिटेल सम नहीं लगा सकते। जब भी अगर हर में डिनोमिनेटर में 0 बन जाए डिजिटल सम, तो आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। तो 2 0 काट दो, यहाँ से 2 0 कट गए। अब देखो कितने से कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, क्या 1 और 8 9 5, हाँ 11 से कट जाएगा, 9 पे ये कट जाएगा, 11 1 11, 3 बचेंगे, 11 3 33, 5 बचेंगे, 11 5 55, 9 से कट जाएगा, क्या 5 3 8 1 9, हाँ 9 से कट जाएगा क्योंकि डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो 1 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 5 45, 15 9 15 पे। अब 100 में डिवाइड करना है, तो 15 6 90, यानी 6 पॉइंट समथिंग कुछ हमारा आंसर आएगा, 15 6 90, 6 पॉइंट समथिंग। तो ये 8.6% है, ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। इस तरीके से करो और आगे बढ़ो। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, यानी फादर की एज और सन की एज है ना 5 गुना बड़ा है, यानी अगर सन 1 यूनिट क्या है, मतलब उसकी उम्र 1 यूनिट है तो उसकी 5 यूनिट होगी, 5 गुना बड़ा है। या तो उनकी उम्र का योग 54 है, तो उम्र का योग कितना, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 9 54 9। तो उसने बेटे की उम्र बेटे की उम्र बता दो, तो बेटे की उम्र 1 यूनिट है, कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 ही तो हो गई, ऑप्शन सी 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 9 और 12 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो मेरे भाई, तीनों भुजाएं त्रिभुज की क्या हैं, डिफरेंट हैं। जब भुजाएं अलग होती हैं तो ये विषमभाव त्रिभुज होता है ना। जब विषमभाव त्रिभुज होगा तो मान लो कुछ इस तरीके का होगा, इसकी सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। मान लो अगर ये 7 है, ये 9 है और ये 12 है, हमें एरिया निकालना है। तो क्या होता है, पहले तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं हम, पेरीमीटर का आधा करते हैं, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 और 12 28, तो पेरीमीटर 28 आ गया। और हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। तो हीरोज फॉर्मूला से हम निकालेंगे तो होता है एस, तो यहाँ रख लिया हमने कितना 14। अब मल्टीप्लाई 14 माइनस ए, यानी 14 में 7 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई 14 माइनस बी, 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 14 माइनस 9
9 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। हीरोज फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ये तो मैं सेट करा रहा हूँ। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो मैं इसके बाद सेट 28 दिन के ये सेट होने के बाद आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियो कराऊंगा, चैप्टर वाइज समझाऊंगा पूरा। अभी मैं सेट करा रहा हूँ तो सेट में मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा। मैं फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं ये लेकर ये सेट करा रहा हूँ कि आप पढ़ चुके हैं, आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं। आपका पेपर 3 तारीख से शुरू हो रहा है, आपके पास दिन नहीं है, 1 महीना मान लो, 1 महीने से भी कम समय है ना। तो इसलिए मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा। आपको पता है कि मुझे पता है आप पढ़ के आए हैं, आप पढ़ चुके हैं, किसी भी कहीं भी पढ़े हों। बस मैं आपकी प्रैक्टिस सेट है ये, समझ लो एक तरीके से। इसलिए मैं आपको बस फॉर्मूला नहीं बता रहा, ये साइड बना दी मैंने कि तो आप जानते हैं हीरोज फॉर्मूला क्या होता है कि एस अंडर रूट में एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी पैरामीटर हम एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर जब हम निकालते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। तो सेमी पैरामीटर मतलब जो पैरामीटर का आधा हो जाता है। अब करेंगे हम, देखो इसको तोड़ सकते हैं 7 गुणा 2 में, तो परमूल के बाहर लाएंगे तो ये 7 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √5, क्योंकि 5 का कोई जोड़ा नहीं है तो अंदर ही रह गया, यानी आंसर रहेगा 14√5। 14√5 कहाँ है आपका, ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तेल की कीमत क्रमागत 50% और 40% वृद्धि होती है, एकल वृद्धि याद करो। तो मेरी जब भी 2 क्रमागत वृद्धियाँ या कमी होती हैं या कमी वृद्धि होती है, कुछ भी हो, तो सक्सेसिव लग जाता है। और सक्सेसिव आप जानते हैं क्या होता है, +- x +- y +- x × y/100। तो आप लगाओ, कीमत वृद्धि हो रही है तो यानी 50 + 40 और +50 गुणा 40/100। जब आप 0 से 0 कट जाएंगे, 5 चौके 20, कितना हो गया इधर 90 + 20 110, यानी सक्सेसिव जो होगा उसकी प्रतिशत होगी एकल वृद्धि, वो होगी 110%, ऑप्शन डी। नाव्या और भाव्या एक घर के क्रम से 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में करती हैं तो काम की शुरुआत भाव्या करती है, उस घर को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे, यानी वैकल्पिक दिन में कि नाव्या यानी एन और भाव्या में उन्होंने कह दिया बी। नाव्या करती है इसको 40 दिन में, किसी काम को पेंट करती है किसी घर को, और बी उसी को कर देती है 60 दिन में, भाव्या। ठीक है, तो इनकी हम क्या टोटल वर्क निकालेंगे, 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा 120, यानी 40 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 3 और ये आएगा 2, यानी भाव्या एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगी, पेंट कर देगी, और नाव्या एक दिन में 3 यूनिट पेंट कर देगी और भाव्या एक दिन में 2 यूनिट। और काम की शुरुआत करती है भाव्या, यानी भाव्या से शुरुआत होती है पहले दिन, मतलब एक अल्टरनेट डे पे काम करती हैं। पहले भाव्या आएगी, फिर अगले दिन नाव्या आ जाएगी, फिर भाव्या आएगी। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हो गया कि भाव्या ने पहले दिन काम किया 2 यूनिट, फिर अगले दिन आ गई नाव्या, उसने करा 3 यूनिट, यानी 2 दिन में कितना काम होगा 5 यूनिट, और 2 दिन लग गए। ठीक है, 5 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। अब हमें 120 काम कराना है, तो 120 कराना है तो ये इसका कितना गुना होता है 120, 24 गुना, 24 × 5 = 120 है ना। तो इसका 24 गुना, तो डे जब 5 यूनिट में 2 दिन लग रहे हैं तो यहाँ भी 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे 24 दूनी 48, यानी 48 दिन में वो काम खत्म होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का। आप ये जानते हैं कि 7 दिख रहा है और पावर दिख रही है, यानी हमें आप पावर कैलकुलेशन करनी है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो मैं आप सीधे बताता हूँ, ये 7 की पावर 5 है मल्टीप्लाई इसे √7 का मतलब हो गया कि 7 की पावर 1/2 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 बाहर 1, तो मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/2, यानी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। डिवाइड ये है 7 की पावर -5/2 और इधर है 7 की पावर 2x + 3। ठीक है, अब हमें बस पावर ही तो कंपैरिजन करनी है। तो देखो करो, जब आपको पता है कि आधार समान होते तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ तक तो घातें जुड़ जाएंगी। तब जोड़ोगे तो देखो ये कितनी होगी 5 और 1 6 है ना, 6 हो गई क्या नहीं, और ये
6 का आधा 3, 6 का क्या करोगे जोड़ोगे तो 13/2 हो गई। या फिर ऐसे कर लो आप, ये कितनी होगी इधर, ये जोड़ोगे तो 3/2 यानी 1.5, है ना। 3/2 का मतलब 1.5, और इसमें जोड़ोगे तो 6.5 यानी 7 की पावर 6.5 तो यहाँ होगी। अब ये डिवाइड में, तो डिवाइड में जब आधार समान हो तो घाटते ऊपर जाके क्या हो जाती है पॉजिटिव, अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको तो ये माइनस की प्लस की हो जाएगी, यानी ये मल्टीप्लाई में चले जाएगी और घात कितनी हो जाएगी प्लस की, +5/2 यानी 2.5, इसका मतलब 2.5 हो गया। तो ये 2.5 हो गई और 6.5 है तो कितनी हो जाएगी 7 की पावर, जब 6.5 में 2.5 आप ऐड करोगे तो 7 की पावर 9 हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा इधर, और 7 की पावर 9 इधर हो गया और इधर होगा 7 की पावर 2x+3। तो आप कंपेरिजन तो करना है, तो यानी 2x+3 की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम x की वैल्यू क्या ले लें कि हमारे क्या आ जाए, ये 9 बन जाए। तो क्या ले लें करके देखो, अगर 3 पहले ही ऑप्शन से रखते हैं, 3 लूँ तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। 0 लूँगा तो नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 0.5 लूँगा तो 0.5 करने से 1 बनेगा, 1 और 3 4 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 लूँगा तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये भी नहीं बनेगा। तो फिर ऑप्शन पहला ही बन गया था हमारा 3, और आप रखोगे तब भी 3 ही आएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, बी अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए अकेला उसके 2 गुना काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई ए और प्लस ए बी मिलके किसी काम को कितने में करते हैं 6 दिन में, और बी अकेला उसे करता है कितने दिन में 9 दिन में। तो इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना आएगा 18, 6 18 और 9 दूनी 18, यानी बी की पेशेंसी जो क्षमता है कार्य करने की 2 यूनिट है, यानी बी की 2 यूनिट है और दोनों की मिला के 3 यूनिट, तो ए की कितनी आएगी 1 यूनिट। ठीक है, और हमें ए से कितना काम कराना है, जो काम है उसका 2 गुना, यानी 18 का 2 गुना काम कराना है। तो कितने दिन में कर देगा 18 दूनी 36, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो कितने दिन में करेगा 36 दिन में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद 2% का लाभ प्राप्त होता है, अंकित मूल्य का प्रतिशत क्या है, MP, SP और CP। देखो ऐसे बनाओ, 25% की छूट, तो छूट किस पे मिलेगी MRP पे, MRP 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अगर 4 वाली चीज़ 1 की छूट के साथ कितने में बेच गई 3 में, और लाभ हो गया कितने का 2% का, तो 2% का मतलब होता है 1/50, है ना, यानी 50 वाली चीज़ को 51 बेचा गया, यानी ये 51 होगा और ये कितना होगा 50, और मैं इसको 57 बनाऊंगा, एस भी तो बराबर होगा, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 17 से, और यहाँ भी 17 से। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसने क्या पूछा है हमसे कि MP का प्रतिशत बता दो, तो कितना ज़्यादा है 17 चौके 68, ये हो गया 68, किससे ज़्यादा है 50 से, 85 तो हो गया ये, 50 से 18 ज़्यादा है, तो 18 50 पे ज़्यादा है, तो कितना कितना हो जाएगा 36%, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा 36%। इस तरीके से करना है। चलो, एक वॉशिंग मशीन, ये क्वेश्चन भी मैं सेट नंबर 1 में करा चुका हूँ। कहता है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है, यानी एक वॉशिंग मशीन जो है और एक टीवी है, तो टीवी की कीमत और वॉशिंग मशीन की कीमत, तो टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 50% कम है। 50% का मतलब कितना, अगर इसको मैं कह दूं कि ये 100 है टीवी की कीमत, तो ये 50% कम कितनी 50। ठीक है, फिर कहता है कि यार वॉशिंग मशीन की कीमत 33% में वृद्धि हो गई और टीवी में 13% की कमी, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत का प्रतिशत बदलाव क्या है। तो देखो मेरे भाई, अब उसने बोला 2 टीवी, तो मैं अगर 2 टीवी के कॉस्ट प्राइस बना लूँ कितना आ जाएगा 200, और कितने टीवी में वॉशिंग मशीन कितने 4, अगर 4 वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस बना लूँ तो ये भी हो जाएगा कितना 200, है ना, यानी टोटल मिला के 400 रुपये की चीज़ है। अब उसने ये बोला
कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% की वृद्धि हुई है। तो वॉशिंग मशीन ये इसमें 33% की वृद्धि करेंगे तो 200 का क्या करेंगे 133% निकालेंगे, तो ये 2 पे जाएगा, कितना आएगा 266। यानी इस ये जो कीमत थी 200 वो बढ़ के हो गई 266। अब आप उसने बोला सॉरी 4 वॉशिंग मशीन थी, तो वॉशिंग मशीन की कीमत में हाँ ठीक है, और टीवी की कीमत में 13% की कमी हुई है। तो इस पे करेंगे हम 200 का 13% का मतलब कितना हो गया, कमी करेंगे तो कितना आएगा 87। ये भी 2 पे चला जाएगा, इसको करेंगे तो 2 7 14 117 174, यानी 200 वाली चीज़ 174। तो कुल मिला के कितने की ऐड कर दो, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14 हासिल 1, 3 4 440। अब देखो 400 वाली चीज़ 440 में चली गई है ना, 440 में बिक गई, तो प्रॉफिट होगा। तो नेगेटिव मतलब जो माइनस जो प्लस और माइनस जो दिखा रहे हैं ऑप्शन में, तो माइनस डिक्रीज को दिखा रहा है तो ये नहीं होगा, प्लस वाले में हमारा कोई प्रॉफिट वाला क्या होगा आंसर होगा। तो निकाल लो 40 का प्रॉफिट कितने पे 400 पे, तो 100 पे कितना 2 0 4 10%, 10% का प्रॉफिट आएगा तो ये खत्म, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया। कहता है इफ 5 cos A इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो क्वेश्चन दिया इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक ट्रेंगल मतलब मान लो ये कोई ट्रेंगल है और ये इसका एंगल है थीटा, ठीक है, ये पी होता है, ये बी होता है और ये एच। तो अगर मैं यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि 5 cos A बराबर 4 दिया है, तो कॉस ए की वैल्यू निकालूंगा 4/5 हो जाएगी, और कॉस ए यानी एक थीटा नहीं ए कह दूँ उसको, तो फिर ए दिया ना तो ए कह दूँ, तो ये ए है। तो अगर मैं कॉस ए की वैल्यू निकालूँ तो कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइट, यानी ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यानी ये तो 4 है और ये 5 है, तो आपको पता है कि ट्रिपलेट लग जाती है जब भी कुछ समकोण त्रिभुज होता है। तो ये 4 है तो ये कितनी होगी 3 होगी, है ना। तो हमें पूछा है, अब आप इसको बना लो। तो देखो ये होता है, ये लिखा है क्वेश्चन है 3, अंदर है कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए -1। तो कोसेक स्क्वायर ए -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला क्या होता है याद होना चाहिए, क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए -1 को लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर कॉट स्क्वायर ए होता है, इसलिए मैंने उसकी जगह कॉट स्क्वायर लिख दिया। 4 सेक स्क्वायर ए -1 ये क्या होता है tan स्क्वायर ए, क्या होता है tan स्क्वायर ए, और जब मैं इसको वर्गमूल से बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 3 cot A और ये 4 tan A, स्क्वायर हट जाएंगे। अब वैल्यू लगा दो, देखो 3/4 cot A आप लगाओगे तो क्या आएगा, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये 3 यहाँ नहीं है इसका है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट टेन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो ये 3 टेन थीटा आएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3 ऊपर, ठीक है, ऊपर हो गया, और ये तो अलग कर दिया मैंने, ये ऊपर हो गया। अब tan A की वैल्यू में कहाँ लगाऊंगा, इसके नीचे लगाऊंगा कि नहीं, तो tan A क्या 3/4, 3/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा 3/4 ऊपर 16 नीचे 9, काट देंगे 4 से ये चला गया 4 पे, 3 से चला गया ये 3 पे, तो 4/3, 4/3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही सब मेरा हो गया मेरे भाई, आज का सेट पूरा खत्म। 25 क्वेश्चन हर सेट में मैं करा रहा हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है, PYQ हैं सारे, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम, कुछ ALP के लिए हैं, कुछ NTPC के हैं, कहीं टेक्नीशियन के हैं, ग्रुप डी के भी हैं, मतलब विभिन्न एग्जाम। तो रेलवे हर बार लगातार एग्जाम ले रहा है, कभी किसी का, तो क्या करता है कि इधर से उधर क्वेश्चन करता रहता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ अपने सेट में, आज का ये दूसरा सेट है। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना।
हम इसी तरह कंटिन्यूस 28 दिन तक एक सेट करते रहेंगे। हम 700 क्वेश्चन लगभग कर देंगे, बार बार कहता हूँ। और 700 में से मोस्ट 700 मतलब 700 क्वेश्चन वो हमारे क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। और जब हम एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन इसी टाइप के मिलने वाले हैं। ये सारे PYQ हैं। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो। जैसे ही मैं अपना वीडियो सेट अपलोड करूँ यूट्यूब पर, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जल्दी से उसको देख लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।